हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका है कॉट इनवर्स -1/√10। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला होता है, उसको समझते हैं। जब भी आपको कॉट इनवर्स -x के रूप का क्वेश्चन दिखे तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। यही नहीं, अगर आपका कॉस इनवर्स -x का भी फॉर्मूला जो होता है वह भी होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसके अलावा जो आपका सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला जो होता है वह पाई माइनस सेक इनवर्स x। इन तीनों का फॉर्मूला एक ही जैसा होता है। अगर इन सबके थीटा माइनस में हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाई माइनस कर देते हैं, जो भी है पाई के साथ घटा देते हैं। ठीक है, आगे अब इसको जब हल करने जाएंगे, क्वेश्चन में जो है आपका कॉट इनवर्स -1/√3, तो यहाँ पे ये जो -1/√3 जो है वो -x की तरह काम कर रहा है। तो इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले इस माइनस के बदले पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब आगे हल करने के लिए पाई का पाई माइनस कॉट इनवर्स, और ये देखते हैं कॉट के पदों में कितना का मान है। तो आप सभी जानते हैं कि कॉट ये जो है आपका पाई/3 का मान है, अर्थात 60 डिग्री का मान है। इस प्रकार आपको पता होगा कि कॉट इनवर्स अगर कॉट x है तो इस कंडीशन में जो आंसर होता है इसका x होता है। ठीक है, उस प्रकार हम बोल सकते हैं यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉट पाई/3 है तो इसका मतलब होगा पाई माइनस पाई/3। अब इसका जब आप हल करेंगे तो इसका बटा घटाव करना होगा, एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे 3 पाई माइनस पाई मतलब हो जाएगा 2 पाई/3। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पाई/3। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है इस बिंदु की। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला वह जो होता है आपका वह होता है √x² प्लस y² प्लस z²। आप जानते हैं बिंदु में x y z रहते हैं, तो बस ये बिंदु को यहां पर रख देना आपको, यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब इसी को हल कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। इस प्रकार जब आप इसको जोड़ेंगे तो 16 4 20 और 36 कितने हो जाएंगे 56। और 56 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये जो होगा आपका 2√14। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका सारणिक से संबंधित है, और सारणिक का जो मान निकालते हैं, अगर 2x2 कोटि का हो तो इसका मान निकालने के लिए इसको ऐसे गुना करके घटा लेते हैं। पहले इसमें गुना करेंगे तो ये होगा 81 माइनस 11 में 7 से गुना करेंगे तो 77। इस प्रकार जब आप घटाएंगे तो 81 में से 77 जो जाएगा तो कितना बचेगा इसमें से, तो इसमें से बचेगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगला जो प्रश्न है, यदि x इंटू x i प्लस जे प्लस के एक इकाई सदिश हो तो x का मान ज्ञात करें। इकाई सदिश का मतलब जो होता है वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो
एक हो उसे बोलते हैं इकाई सदिश। तो ये जो सदिश है, पहले तो सबसे पहले दिया है x इंटू आई प्लस जे प्लस के, इसको हम गुना कर लेते हैं x से, तो ये बन जाएगा एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के। ठीक है, अब चूंकि कह रहा है कि यह इकाई सदिश है तो इसका परिमाण निकालेंगे और परिमाण जो होगा वह एक के इक्वल रखेंगे, इस प्रकार हमारा x का मान निकल जाएगा। तो इसका परिणाम जो निकालेंगे वह क्या होगा, आपका एक के इक्वल होगा। इसका परिमाण निकालते हैं तो आप परिमाण कैसे निकाल सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, वही है यहाँ पे ए स्क्वायर, ए के मान भी एक्स है, बी का मान भी एक्स है और सी का मान भी एक्स है। ठीक है, इक्वल में होगा एक, इस रूट को हटाएंगे तो इधर क्या होगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा, तो इधर हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और इधर का जो रूट है इस तरफ जाएगा तो एक का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो निकल कर आ रहा है 3x स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक होता है, यानी कि x स्क्वायर का मान पूछा जाए तो 1/3। इस प्रकार केवल x का मान कहा जाए तो इसका रूट लग जाएगा, अर्थात 1/√3। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्लस माइनस जो होगा आपका 1/√3, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका वेक्टर से संबंधित ही है। आपको पता होगा कि जब दो इस प्रकार से हम डॉट गुना करते हैं समान समान में, i इंटू आई बराबर होता है 1, j इंटू जे बराबर भी क्या होता है आपका 1, और k इंटू के बराबर भी क्या होता है 1, ये डॉट प्रोडक्ट वाला है। लेकिन इसी में जब हम दो अलग अलग से गुना कर देते हैं, जैसे कि i इंटू जे में गुना कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका 0, j इंटू के में गुना करते हैं तो ये भी बनता है 0, और k इंटू आई में गुना करते हैं तो ये भी बनता है 0। ये डॉट के कंडीशन ये होते हैं। अगर क्रॉस की बात की जाए तो i क्रॉस i करते हैं तो इस कंडीशन में होता है 0, यानी सेम में क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो उस कंडीशन में होता है 0। इस प्रकार हम j क्रॉस j भी करें तो भी क्या बनता है 0, और k क्रॉस k करें तो भी बनता है 0। लेकिन इसी में जब दो भिन्न को गुना करते हैं, जैसे i के साथ j को गुना करते हैं तो ये बन जाता है k, j के साथ k के गुना करते हैं तो ये बन जाता है i। ठीक है, और k के साथ i को जब गुना करते हैं तो ये बन जाता है j। लेकिन अगर कभी इसको उलट के गुना करते हैं हम लोग, जैसे j आगे हो जाए और i बाद में हो जाए तो उस कंडीशन में माइनस लग जाता है। यानी कि इस चीज को भी ध्यान रखिए कि अगर j में i से गुना कर देते हैं तो ये बन जाता है माइनस में k। ठीक है, अगर k में j से गुना कर देते हैं तो ये बन जाता है माइनस में i। अगर आप i में k से गुना कर देते हैं तो ये बन जाता है माइनस में j। इसको आप इस फिगर के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे कि i, j और k, इसको तीर के हिसाब से अगर गुना करते हैं तो हमेशा अगला रिजल्ट देगा। जैसे i में j से गुना करेंगे तो k देगा, j में k से गुना करेंगे तो i देगा, और फिर k में i से गुना करेंगे तो j देगा। लेकिन जैसे ही आप इसके विपरीत जाएंगे तो उस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा माइनस में आएगा। इस हिसाब से अगर इसको देखें तो ये क्या बनने वाला है, i का i पहले ब्रैकेट वाला हल होगा, j क्रॉस k, क्रॉस वाला में अगर लगातार चल रहा है i j j k और k i तो उस कंडीशन में इसका आगे वाला मिलता है, अर्थात j क्रॉस k है तो क्या मिलेगा i मिलेगा। इस प्रकार प्लस में j, फिर है i क्रॉस k। अब बताइए k क्रॉस i जो होता है j होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है i क्रॉस k, तो जब उल्टा रहता है उस कंडीशन में क्या बनता है माइनस में j। ठीक है, प्लस यहाँ पे k इंटू ये i क्रॉस j है, ये सीधा वाला है, अर्थात i क्रॉस j मिले तो क्या होगा k, तो इस कंडीशन में यहाँ पे बनेगा k। अब केवल आपका डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट जब सेम गुना होता है तो उस कंडीशन में आपका 1 हो जाता है, यानी कि i से i में गुना होगा तो क्या बनेगा 1। ये माइनस बाहर आ जाएंगे,
जे में जे से गुना होगा तो 1, और यहाँ पे भी के में के से गुना होगा तो 1। इस हिसाब से 1 से 1 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, केवल 1। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका वेक्टर संबंधित है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, अर्थात इसका सदिश गुणनफल बताना है। तो सदिश गुणनफल बताने के लिए सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे आई जे के, और उसके बाद से पहला वाले में जो है उसको सजा देंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 है 3, जे के साथ 1 है तो 1, और के के साथ 4 है तो 4। ठीक है, फिर दूसरा सदिश में सजाएंगे। इसमें जो आई के साथ है उसके साथ 1 है तो 1, इसमें देखेंगे थोड़ा सा, इसमें क्या सजाएंगे 3, 1 और 4। इसमें क्या सजाएंगे 1, जे के साथ माइनस लगाए तो -1, और के के साथ 1। अब आप जानते हैं कि सारणी की तरह, और सारणी को हल कैसे करते हैं ये भी पता होगा। इसको मान अब कैसे निकालेंगे, तो आई को ऐसे ढक लेंगे, अब जानते हैं पंक्ति और स्तंभ को ढकते हैं, आई को ऐसे ढक लेंगे और इसमें इस प्रकार से गुना कर माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, बीच में माइनस रहता है, 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4 आएगा। इस हिसाब से -4 जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। दूसरा जो जे है इसके पास माइनस रहता है, आप पढ़े होंगे, इसको भी ढक लेंगे इस हिसाब से, तो आपका जो बचेगा किनारा किनारा वाला बच जाएगा। इसमें 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, माइनस फिर क्या बच रहा था 1 और 4 बच रहा था, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, इसके बाद से जो होगा आपका इस के को ढकेंगे तो इस के पास प्लस रहेगा, और इसको जब ढकेंगे तो ये बचेगा 3 1 1 और -1। इसमें जब गुना करेंगे तो 3 -1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, और फिर बीच में -1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब इसी को हल कर लेना है। ध्यान दें यहाँ पे परिमाण भी निकालना है, इसका मोड भी निकालना है, तो निकालने के बाद से इसका मोड भी निकालेंगे। तो आगे देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे बनेगा 5i माइनस 3 में से 4 जाएगा तो -1 आएगा, और पहले से माइनस है तो इस हिसाब से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा j। यहाँ पे -3 -1 समान चिन्ह है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जुट कर कितना बन जाएगा -4 होगा, और माइनस जब गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा -4k। फिर इसका मोड भी बताना है आपको, क्योंकि मोड पहला ही पूछ रहा था। तो मोड निकालने के लिए सिंपल है, रूट अंडर जो आई के साथ रहे उसका स्क्वायर, बीच में प्लस लगाना है, जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 है तो इसका स्क्वायर, प्लस के के साथ -4 है तो -4 का स्क्वायर। इसी को तो कर देना है हल। 5 का स्क्वायर होगा 25, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और -4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार कितना हो जाएगा यह 25 और 1 26, और 16 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42। कितना हो जाएगा रूट अंडर 42। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे आप। अब आगे के प्रश्न को समझते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दो स्वतंत्र घटनाओं ई और एफ के लिए पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल क्या होगा। देखिए, जब दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है, इंटरसेक्शन का जो मतलब होता है इस प्रकार जो उल्टा यू की तरह दिख रहा है इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ, अर्थात कॉमन। 2 या 2 से अधिक आपको घटनाओं में से कॉमन चूज करना है, तो इसका मतलब जो होता है कॉमन निकालना मतलब होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है पी ई, और उसके इनटू में होता है पी ई एफ। यानी इंटरसेक्शन लगा हो और स्वतंत्र घटना हो तो दो घटनाओं को दोनों घटनाओं की प्रेरिकता को आपस में हम लोग गुना से दर्शा देंगे। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस हिसाब से एग्जाम में भी पूछा जाता है। पी, यहाँ पे घटना का नाम अलग अलग हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पूछ दे कि ए बी सी 3 स्वतंत्र घटना हो, उस कंडीशन में बताइए कि इसका क्या मान होगा,
तो बस इंटरसेक्शन का मतलब होगा गुना, लिख देंगे सबको अलग अलग करके, पीए इंटू पीबी इंटू पीसी। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये होगा, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे जो प्रश्न है ये आपका वेक्टर से संबंधित है और इसमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं कि केवल इसमें आई को आई से गुना करते हैं और जे को जे के साथ और के को के के साथ। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि अगर आई को अगर जे के साथ गुना करते हैं तो आपको पीछे अभी थोड़ा देर पहले बताया कि आई में अगर जे से डॉट वाला गुना होता है तो क्या बन जाता है? जीरो। डॉट में किसी भी दो अलग अलग चीजों से गुना होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है? जीरो। इसलिए हम लोग केवल आई को आई के साथ गुना करते हैं, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो केवल आपको गुना कर देना है। 3 में 2 से गुना करेंगे आएगा आपका 6। अब आई में आई से अब यहाँ पे दर्शाना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आई इंटू आई इक्वल क्या हो जाएगा? 1, और 1 से गुना करने में कोई परिवर्तन होगा नहीं इसलिए केवल 6 लिखेंगे। फिर -5 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -25। इसी प्रकार 7 में 4 से गुना करेंगे तो ये होगा 28। अब इसको देख लीजिए, 28 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 34, और 34 में से 25 जब घट जाएगा तो आपका बचेगा 9। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है, यदि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात 40, 9, 8 और 120, 27, 100 तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हैं जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो उसके दिक् अनुपात का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है, यानी कि दो दिक् अनुपात दिया है। पहले वाले दिक् अनुपात का नाम रखते हैं हम लोग, तो ये होगा A1, B1 और C1। A1 का मान 40, B1 का मान 9 और C1 का मान 8। दूसरे वाले को कहेंगे A2, B2, C2। A2 का मान 120, B2 का मान 27 और C2 का मान X। समानांतर के लिए क्या होता है? समांतर के लिए जो होता है, समांतर के लिए जो होता है जब दो रेखाएं समानांतर हो तो A1 बटा A2 बराबर होते हैं B1 बटा B2 बराबर होते हैं C1 बटा C2। बस आपको यहां पर रख कर हल कर देना है। A1 का मान 40 और A2 का मान 120 बराबर B1 का मान 9 और B2 का मान 27, C1 का मान 8 और C2 का मान X। अब इसमें देखना आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो एक x वाले को ले लेना है और इसमें से किसी एक को ले लेना है, यानी कि अगर इसी दो को लेकर हल करें तो हो जाएगा 9 बटा 27 बराबर में 8 बटा x। इसको काट सकते हैं, 9 3 27, ऊपर बचेगा 1। जब गुना करेंगे तो 1 से कम x होगा और 8 3 का 24। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है, सरल रेखा इतना का निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरती है? तो जो सरल रेखा का जो समीकरण होता है उसको पहले समझते हैं हम लोग। सरल रेखा का जो समीकरण होता है वह होता है x माइनस x1 बटा a, ये कार्तीय समीकरण है, इसका सदिश समीकरण भी होता है, बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। जहां abc जो होते हैं वह दिक् अनुपात होते हैं, जबकि x1 y1 z1 जो होते हैं वह एक बिंदु होता है। तो आपसे पूछ रहा है किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे बीच में माइनस रहता है, इसके बाद से जो चीज रहते हैं उसी को कहते हैं क्या चीज? बिंदु। तो सबसे पहले इस रेखा को इससे तुलना करेंगे। अगर बीच में प्लस हो गया हो तो उस कंडीशन में बिंदु जो रहेगा वो किस में रहेगा? माइनस में। अगर बीच माइनस में हो तो उस कंडीशन में बिंदु जो रहेगा किस में रहेगा? प्लस में। देखिएगा यहाँ पे तो सबका इससे तुलना करने पे यहाँ पे बीच माइनस, यहाँ पे भी बीच में माइनस और यहाँ पे भी बीच में माइनस। तो बिंदु इस कंडीशन में केवल x1 y1 z1 यानी कि 3 4 और 5 हो जाएंगे। इस कंडीशन में देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है 3 4 और 5। यही पूछता है कि इसका दिक् अनुपात क्या होगा, तो दिक् अनुपात नीचे वाले हो जाएंगे 2 5 और 6। ठीक है,
तो आप समझ चुके होंगे बिंदु क्या होंगे और दिक अनुपात क्या होंगे। आगे समझते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका रेखा का समीकरण है, इसमें दिक अनुपात पूछ रहा है। अभी बताया दिक अनुपात जो होता है बाटा में होता है, इसमें बाटा का चिन्ह छोड़ दिया है, इसमें अपने से लगा लेंगे बाटा में 1 1, तो ये रेखा के समीकरण के जैसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे x माइनस 1, फिर y प्लस 2/1, फिर z प्लस 3/1, नीचे वाले को दिक अनुपात कहते हैं, 1 1 1 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है तल, तल का है या समतल का है, बात एक ही है। ये तल का समीकरण है, इसके अभिलंब के दिक अनुपात पूछ रहा है। तो तल या समतल का जो समीकरण होता है वह होता है ax प्लस by प्लस cz इक्वल d के रूप का तल होता है आपका, जहां पे जो abc होते हैं उसी को दिक अनुपात कहते हैं। तो देख लीजिए x y z के साथ क्या क्या है, x के साथ 3 है, y के साथ -5 है और z के साथ -7 है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसका जो दिक अनुपात होगा 3 -5 और -7 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न को समझते हैं हम लोग। यह आव्यूह से संबंधित है और आव्यूह का आपसे व्युत्क्रम पूछ रहा है, आव्यूह का व्युत्क्रम पूछ रहा है। वैसे ये आव्यूह जो है आपका तत्समक आव्यूह है, वैसा आव्यूह जिसका विकर्ण के अवयव 1 हो और बाकी सारे अवयव कितना हो 0 हो, तो उससे बोलेंगे क्या चीज तत्समक आव्यूह। इसमें देखेंगे तो 1 और 1 यहाँ पे, बाकी 0 0 है। और ये इस प्रकार का आव्यूह है कि इसका कुछ भी किया जाए, इसका व्युत्क्रम निकाला जाए, इसका उपसारणिक निकाला जाए, सखंड निकाला जाए, चाहे संखंडन निकाला जाए, सब सेम ही सेम होते हैं, अर्थात इसका जो व्युत्क्रम होगा इतना ही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके अतिरिक्त अगर दूसरा कोई क्वेश्चन है उसका कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। जैसे आपको कोई आव्यूह दे दे 3 5 1 और 2 और इसका पूछे कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, ए बराबर दिया हो और ए का इनवर्स पूछे, तो ये इनवर्स अगर बारी बारी से निकाला जाए तो बहुत लंबा समय लग सकता है। इसको डायरेक्ट निकालने के तरीका बता दे रहे हैं हम आपको, जब ऑब्जेक्टिव पूछे तो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इसका परिमाण निकालिएगा। परिमाण कैसे निकलता है पता होगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, कितना आ गया 1। अब इस परिमाण से जितने भी अवयव हैं उन सब में भाग कीजिएगा। तो आप बताइए जब 1 से भाग करेंगे तो कोई अवयव चेंज होगा नहीं होगा। इस प्रकार हम फिर बोल सकते हैं कि ये जो परिणाम से भाग कर रहे हैं तो आएगा इतना ही, 3 5 1 और 2, इतना ही कितना ही रह जाएगा। अगर कुछ दूसरा कुछ यहाँ पे आ रहा है तो बस बटा में वो चीज हो जाएगा। अब इसका इनवर्स जब निकालेंगे हम लोग, तो इनवर्स निकालते समय ध्यान रखेंगे ये ट्रिक सब पर काम करेगा। पहले परिमाण से भाग कर दीजिए, उसके बाद से इनवर्स निकालने के लिए इन दोनों विकर्णों को बदल देते हैं, यानी 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे। सबसे पहले ये करेंगे 2 ऊपर और 3 नीचे, और इन दोनों विकर्णों को बदलते नहीं है, इन दोनों विकर्णों में माइनस लगाते हैं, यानी ये बनेगा -5 और -1। तो किसी भी अवयव का इस प्रकार से हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं हम लोग। अगला प्रश्न सारणी से संबंधित है, इसका मान बताना है। तो बस इसका प्रश्न कर देना है, इसको हल कर देना है। मान लेते हैं हम लोग R1 के अनुसार हल कर रहे हैं, तो R1 में आप जानते हैं हल करने के लिए यहाँ पे प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, माइनस का करते हैं, फिर यहाँ पे प्लस का करते हैं। तो बस इसमें 3 को बाहर करेंगे और इसको ढक लेंगे इस प्रकार से, 4 4 अवयव बच जाएंगे आपको। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके बाद से घटा लेना है। 8 में 9 से गुना करेंगे तो 72, -13 में 0 से गुना करेंगे तो 0। दूसरा अवयव 5 है तो 5 गुना में रहेगा, फिर इसको ऐसे ढक लेना है। आप बचेगा 6 0 9 और 9। इस प्रकार जब इसमें गुना करेंगे तो कितना बनेगा 54, और -9 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और फिर बचेगा आपका प्लस में 9। इसमें जब गुना करेंगे तो ये बनेगा 63 78, और -9 8 72। तो ये जो होगा आपका 72 और 3, ये 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं है। 72 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 7 3 21, माइनस
ये 54 में गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 50 25 और 2 27 और प्लस इसमें जब घटाएंगे 78 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 6 और 6 में 9 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 54। 216 और यहाँ पे 270 है और यहाँ पे 54, इसको जब जोड़ लेंगे 54 और 216 तो ये बनेगा कितना हो जाएगा 0, 5 और 1 6 1 7 और उसके बाद से 2 माइनस 270, यानी 270 में से 270 घटाएंगे तो 0। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आव्यूह है और इसका पूछ रहा है सखंडज क्या होगा। तो सखंडज निकालने से पहले हम लोग सब कुछ समझ लेते हैं, जैसे इसका उपसारणी कैसे निकलता है, इसका सखंड कैसे निकलता है, फिर इसके बाद से इसका सखंडज निकालेंगे। तो सबसे पहले आव्यूह जो होता है उसका मान लेते हैं, जो आव्यूह है 7, 6, 5 और 4, इसका हम लोग उपसारणिक निकालेंगे। उपसारणी को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो MIJ से दर्शाते हैं, पता होगा आपको। और उपसारणी कैसे निकालते हैं, तो जब 2 + 2 में रहते हैं तो इसके विकर्ण बदल देते हैं, 4 7 यहाँ पे हो जाएंगे 5 फिर 6। उपसारणी निकलने के बाद से इसका सखंड निकालेंगे। सखंड को दर्शाते हैं AIJ से, ध्यान रखिएगा सखंड बोल रहे हैं। इसी प्रकार अगला जो निकलता है वह सखंडज निकलता है, आपसे सखंडज पूछ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, तो चिन्ह लगाते हैं, इसके स्थान के अनुसार इसका चिन्ह लगाते हैं। और आव्यूह में आपको पता होगा यहाँ पे जो रहता है उसके साथ प्लस लगाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, दूसरे के पास माइनस लगाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, -5 हो जाएगा। नीचे जब आते हैं दूसरी पंक्ति में तो यहाँ पे माइनस से शुरुआत होता है तो माइनस हो जाएगा, फिर अगला प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा, यानी इसमें कोई नहीं बदला होगा। यानी कि जो इसका स्थान रहता है वह पंक्ति और स्तंभ के अनुसार बदल दिया जाता है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर यहाँ शुरू होता है माइनस प्लस माइनस, फिर तीसरे में शुरू होगा तो प्लस माइनस और प्लस, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है चिन्ह। फिर अगला जो निकलता है सखंडज। सखंडज जो होगा आपका, सखंडज को कहते हैं ADJ-A, एडजॉइंट ए जो पढ़ते हैं हम लोग, इसको कैसे निकालते हैं, तो इसमें से इसका परिवर्त निकाल देते हैं, अर्थात जो पंक्ति में रहता है उसको स्तंभ में कर देते हैं और जो स्तंभ में रहता है उसको पंक्ति में कर देते हैं। तो ये जो पहला पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देते हैं, यानी कि जो ये क्षैतिज अवस्था में लिखा गया है उसको उदग्र अवस्था में लिख देते हैं, यानी 4 - 5। फिर दूसरे वाले को दूसरे लाइन में लिख देते हैं -6 और 7। इस प्रकार जो आंसर होगा आपका कौन सा ऑप्शन निकल रहा है, 4 -6 -5 और 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आव्यूह का गुना है, और आव्यूह में जानते हैं किसी भी अचर से गुना करने पर या किसी भी संख्या से गुना करने पर सारे अवयव में गुना हो जाते हैं। तो -2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे -6 हो जाएंगे, इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस 10 हो जाएंगे, इसमें गुना करेंगे तो -10 और इसमें गुना करेंगे तो -18। इस प्रकार देख लीजिए कौन है जो सबका गुना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, ये तो होगा नहीं। दूसरा 6 10, यहाँ फिर 5, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं -6 और ये माइनस प्लस 10, और इसमें देखेंगे तो -10 और इसमें देखेंगे तो -18 होना चाहिए, जबकि ये भी नहीं होगा। इस प्रकार हमको बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अब गुना कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका -6, ये हो जाएगा माइनस प्लस 10 हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -18, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये जो अवयव का गुना है, और गुना कैसे होता है, पहला अवयव का पंक्ति लेते हैं और दूसरा अवयव के स्तंभ लेते हैं और गुना कर देते हैं। एक पंक्ति एक स्तंभ में गुना होगा तो एक अवयव बनते हैं। तो बस इसमें एक पंक्ति ही है और इसमें भी स्तंभ की संख्या 2 है। इस प्रकार गुना होगा, एक पंक्ति को लेंगे, एक स्तंभ में गुना करेंगे, एक अवयव बनेगा। -2 में -7 से गुना करेंगे तो बनेगा 14। ठीक है, अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इसी से अब दूसरी पंक्ति में गुना करेंगे तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। -2 में 13 से गुना करेंगे तो माइनस में 26 आएगा। तो इस प्रकार जो आंसर होगा 14 और -26, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है ये भी उसी प्रकार से गुना है। गुना कैसे करते हैं, पंक्ति को लेते हैं और दूसरे में स्तंभ से गुना करते हैं। देखिए, गुना करने के लिए भी कुछ कंडीशन होते हैं। अगर पहला का पंक्ति दूसरे का स्तंभ के बराबर रहेगा तभी जाकर गुना हो पाएगा। करने का मतलब, गुना करने से पहले थोड़ा इसका कोटि निकाल लेते हैं। कोटि करने का मतलब कितने पंक्ति कितने स्तंभ है,
इसमें पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है, जबकि दूसरे अवयव में देखा जाए तो एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 2 है। तो गुना तभी होगा जब इसमें का अंतिम वाला अर्थात इसमें का स्तंभ और दूसरे वाले का पंक्ति अगर आपस में मिलेगा तब जाकर गुना होगा, और ये आपस में नहीं मिलेंगे तो गुना नहीं हो पाएंगे। आप ये सोचिए ना, इसमें कितने अवयव हैं, 2। ये जब 2 अवयव है तो स्तंभ में भी 2 अवयव होना चाहिए तभी जाकर गुना होता है, पहला पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, जबकि एक ही अवयव है, इस प्रकार इसका गुना संभव नहीं है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला समाकलन संबंधित है और समाकलन लिमिट वाला है। तो आप जानते होंगे एक्स स्क्वायर का समाकलन जो होगा क्या होगा, एक्स क्यूब और बटा में हो जाएंगे 3, पावर एक बढ़ाकर बटा में करते हैं उसी को। लिमिट है तो लिमिट लगा देंगे, ऊपर 3 और नीचे 2। एक बार 3 का प्रयोग करेंगे तो 3 का क्यूब बटा 2 माइनस 2 का क्यूब और बटा में 3। यहां पे भी 3 होगा आपका, यहां पे भी 3 होगा। आप बताइए यहां पे जो आंसर निकल कर आएगा, यहां पे जो आंसर निकल कर आएगा, ये 3 का क्यूब जब करेंगे तो आपका आएगा 27/3 और ये आएगा 8/3। जब दोनों के बट्टा में 3 3 है तो 3 और 27 में 60 घटाएंगे तो आपका आएगा 19। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है अवकल समीकरण संबंधित है, इसका हल पूछ रहा है। तो अवकल समीकरण से हल करने के लिए जैसे दिया है 3x² dx, इसको उधर भेजेंगे बराबर के साइड तो ये प्लस हो जाएगा cos y dy। अवकल समीकरण को हल करने के लिए दोनों तरफ समाकलन लगा देंगे और समाकलन लगाए हैं तो इसको dx लिखा गया अर्थात x का सापेक्ष इसका समाकलन करना है, इधर dy लिखा गया है तो y के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आप जानते हैं 3 का 3 हो जाएगा, इसमें पावर 1 बढ़ेगा तो पावर में 3 और बटा में 3। इधर होगा cos का क्या होता है तो sin y होता है। ध्यान रखिएगा समाकलन sin y होता है, जबकि cos का डिफरेंशिएट पूछा जाए तो माइनस साइन होता है। और प्लस में इसमें k जोड़ देंगे, चूंकि ऑप्शन में k ही है इसलिए कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, c जोड़ते हैं या फिर k जोड़ते हैं। अब इसको 3 से 3 काट सकते हैं, x क्यूब, ये x क्यूब, साइन को बुलाएंगे तो माइनस साइन y, बराबर में क्या बच जाएगा k। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है ये भी लिमिट से संबंधित है और इसको तो हम लोग गुणधर्म का प्रयोग करके ही बना सकते हैं, ऐसे बनाए तो बहुत बड़ा बनने वाला है। गुणधर्म का प्रयोग करेंगे सबसे पहले जब ऊपर और नीचे समान लिमिट हो जाए और एक माइनस में हो जाए, माइनस a से a लिमिट हो जाए और क्वेश्चन यहाँ पे फलन हो जाए तो इस कंडीशन में जांच करते हैं। इसके डबल डबल फॉर्मूले होते हैं, एक तो 0 हो जाता है और एक हो जाता है 2 बाहर आ जाता है, 0 से लेकर a f(x) हो जाता है। ये 0 कब होता है तो जब जो फलन जो है वह विषम हो जाए, यानी कि माइनस से गुना करने पर अगर उस क्वेश्चन में माइनस आ जाए, माइनस में बदल जाए तो उस कंडीशन में जो होता है उस कंडीशन में जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है वो 0 हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि x में माइनस से गुना करते हैं, अगर ये क्वेश्चन माइनस में बदल गया तो उस कंडीशन में आंसर जो होगा कितना हो जाता है 0 होता है। तो वही माइनस से गुना करके देख लेंगे हम लोग कि किस प्रकार रह रहा है, माइनस में रह रहा है कि प्लस में रह रहा है। तो जब आप इसके पास थीटा में माइनस भेजेंगे, टेन के थीटा में माइनस भेजेंगे और यहां पे 23 पावर में रखेंगे और फिर सेक के थीटा में माइनस भेजेंगे और इसके पावर अगर 10 रखेंगे तो आप देखेंगे 10 के जब थीटा माइनस होता है ना तो ये माइनस बाहर निकल जाता है, अर्थात ये बन जाता है माइनस 10x का पावर में 23 और सेक के थीटा जो होता है माइनस में वह माइनस प्लस में बदल जाता है, अर्थात ये सेक x हो जाएगा और सेक x की पावर क्या रहेगा 10। इस हिसाब से तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका जब आप कीजिएगा तो माइनस का पावर 23 कीजिएगा तो इसका जो होगा माइनस ही आंसर रह जाएगा, माइनस 10 के पावर 23x और इंटू में हो जाएगा सेक के पावर 10x। तो क्वेश्चन तो वही है लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बदला हुआ है तो माइनस में आ गया है। तो जब माइनस में आ जाए तो उस कंडीशन में इसका आंसर जो होगा क्या होगा 0 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन के आंसर मैक्सिमम जब ऑब्जेक्टिव में देता है तो उस कंडीशन में 0 ही आने की संभावना रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न भी उसी प्रकार है, देख लेंगे माइनस रख के यहाँ पे जैसे माइनस रखेंगे तो पावर में 19 है और 19 पावर में है तो इसको क्या बना देगा माइनस। इसको भी देखते हैं
सेक के पावर माने सेक के थीटा में माइनस रखते हैं तो सेक पहले ही से प्लस बना देता है, तो पावर में कुछ भी उस पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थात कुल मिलाकर इसका भी अगर माइनस से गुना करेंगे तो ये भी माइनस में बदल जाएगा, और इस हिसाब से इसका भी आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की जो प्रश्न है इसमें समाकलन करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये जानते होंगे ये जो समाकलन है किसका है, tan इनवर्स x का, और लिमिट का प्रयोग कर देना है √3 और 1। अब यहां पे रख दीजिए लिमिट tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। ये जो बगल में मान रखा है वो बताता है कि tan कितना का मान रखा जाए यहाँ पे, तो आप जानते हैं tan के पदों में कितना का मान होता है, तो ये होता है π/3 का, और माइनस ये होगा π/4। 1 जो होता है 45 डिग्री का मान होता है, और √3 जो होता है वह 60 डिग्री का मान होता है। इसको जब आप हल करेंगे तो इसका एलसीएम 12 आएगा, 4π माइनस 3π, यानी कि जो इसका आंसर होगा π/12, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस समाकलन से क्या है, e की पावर माइनस x 1/3। तो आप जानते हैं e की पावर का जो समाकलन होता है e की पावर ही होता है, लेकिन अगर इसके घात में जो x के साथ रहता है अचर उसको बटा में भेजते हैं, इसके साथ जो है माइनस है यानी -1 है, तो इस -1 को बटा में भेजेंगे। ठीक है, और लिमिट है तो इस माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस e के पावर -x। अब लिमिट का जब प्रयोग करेंगे आप, लिमिट का प्रयोग कर देते हैं, क्या है 3 और उसके बाद से 1। ठीक है, अब रखते हैं यहाँ पे लिमिट। लिमिट रखेंगे कहां पे लिमिट रखते हैं, तो x का मान रखते हैं, तो माइनस e के पावर, एक काम करते हैं इसमें जो माइनस है आपका उसको बाहर कर देते हैं, तब रखते हैं माइनस यहां पे हो जाएगा 3 माइनस e के पावर यहां पे हो जाएगा -1। ठीक है, माइनस का माइनस, इसको जब हल करेंगे इसका घात माइनस में है तो इसको बदल सकते हैं e के पावर 3, और माइनस इसको भी बदल सकते हैं e के पावर 1। इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो निकलेगा e के पावर 3, क्योंकि इसका संख्या ज्यादा है e के पावर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जो होगा 1 होगा। इसमें e की संख्या 1 ही है जबकि इसका एलसीएम में 3 है, जब भाग करेंगे 2 बच जाएंगे, यानी e के पावर कितना हो जाएंगे 2, और बगल में क्या है आपका माइनस। देख लीजिए अगर इतना ऑप्शन में हो तो इतना ही आंसर होगा, अन्यथा गुना का कर दिया होगा, जब गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा प्लस में। इस हिसाब से इसको बोल सकते हैं e के पावर 2 माइनस 1, माइनस में 1 और बटा में e के पावर 3। ये ऑप्शन में दिया हो शायद, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। ये जो है इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला है कि अगर समाकलन है e के पावर x और बगल में fx है और उसके बगल में अगर f डैश x है, तो उस कंडीशन में जो इस फलन का आंसर होता है वह होता है e के पावर x और fx। तो हम लोग पहले जांच करेंगे इस प्रकार क्वेश्चन को, क्या कोई इसमें से किसी को fx मान लेंगे और उसका डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कोई बगल वाला है कि नहीं। तो मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर fx बराबर जो मान लेते हैं tan इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएट करते हैं। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट पता होगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अर्थात इसको माने fx, तो इसका डिफरेंशिएट आ गया इतना, यानी इसी में शामिल है। यानी कुल मिलाकर ये बात इस प्रकार है कि e के पावर x fx प्लस f डैश x के रूप का है, अतः हम बोल सकते हैं e के पावर x और बगल में fx किसको माने tan इनवर्स x। तो इस प्रकार जो आंसर होगा e के पावर x प्लस tan इनवर्स x और प्लस में क्या हो जाएगा k, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बस और 2-3 प्रश्न बच गए हैं। y बराबर साइन इनवर्स x, तो dy बाई dx माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपसे पहले dy बाई dx का मान पूछ रहा है, तो यानी कि इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई dx का जो डिफरेंशिएट होगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट जो होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, अब यहाँ पे रख दीजिए। dy बाई dx का मान जो होगा कितना लाए हैं आप 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और बगल में भी वही चीज है
तो इस प्रकार से यह कट जाएगा और कट कर कितना आंसर आएगा, तो आपका 0, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है 8 के पावर x का समाकलन पूछ रहा है। ये जो है a के पावर x का समाकलन के जैसा है। तो a के पावर x का समाकलन का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, a के पावर x और बटा में होता है log a, ठीक है, और प्लस में होता है k या फिर c। तो इसको भी तोड़ देंगे, क्या लगे, उस फॉर्मूला पर सजा देंगे। 8 के पावर x है तो x और बटा में log 8 लिख देंगे, प्लस में k। लेकिन इतना तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो काम करते हैं इस 8 को log के फॉर्मूला पर तोड़ते हैं। 8 के पावर x और बटा में log, इस 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 जब करेंगे तो 8 ही होता है, ठीक है, यानी कि log m के पावर n के जैसा है। तो ये लिख सकते हैं 8 के पावर x और बटा में ये आ जाएगा इधर 3 log 2। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन जो है इसका मोड निकालना है, और मोड जब निकालेंगे तो इसका जो मोड होगा केवल आई है, तो आई है, बाकी सब तो 0 0 हो जाएगा, तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर होगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3, आप जानते भी है। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है, और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, तो इसको देखेंगे। इसमें डी बाई डी एक्स निकालना है, अलग अलग दिया है, हम लोग इधर जो रहता है उसके सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो इधर थीटा के पदों में है, थीटा के सापेक्ष करेंगे, dx बटा डी थीटा बराबर, ये जो a है वह अचर है, a का ही रह जाएगा, cos थीटा का जो होगा वह होगा आपका माइनस साइन थीटा। तो पहले माइनस लगा देते हैं, इसका जब करेंगे आप dy बाई डी थीटा के रूप में, तो b का b हो जाएगा और साइन का हो जाएगा cos थीटा। और आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, यानी y वाला चीज ऊपर होना चाहिए, तो हम लोग भाग के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसको मान लिख सकते हैं समीकरण 2, इसको मान सकते हैं समीकरण 1, भाग कर देंगे, dy को ऊपर ले जाना है इसलिए 2, और फिर भाग करेंगे 1, ठीक है। उसके बाद से हम बना सकते हैं, इधर भाग करेंगे तो dy बाई डी थीटा और बटा में dx बटा डी थीटा, इधर देखेंगे तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, इसका मान जो होगा b cos थीटा, और इसका जो मान होगा माइनस में a sin थीटा, ठीक है। तो यहां पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल ये माइनस b बटा a, और cos बटा साइन जो होता है क्या होता है आपका cot थीटा होता है। इस प्रकार से जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। बताइए आप कमेंट करके कि आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।